नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। 25 मिनटों में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर समेट कर आपके लिए लाए हैं एक खास अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आपके सरोकार की हर खबर, हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है। खबरें प्रदेश की, खबरें देश और विदेश की, फटाफट खबरों के फॉर्मेट से अलग, कम समय में हर खबर की हर डिटेल, हर अपडेट पूरी डिटेलिंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज स्टेट पर 25 मिनट 25 खबरें। भोपाल के केरवा डैम से 76 गांव में भरपूर पानी देने के लिए 91 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए भूमि पूजन किया। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 1.5 लाख आबादी को भरपूर पानी मिलने लगेगा। बता दें कि 91 करोड़ रुपए से 190 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। वहीं नई और पुरानी 73 टंकियों की मदद से गांव-गांव पानी पहुंचाया जाएगा। पेयजल लाइन समेत कुल 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सीएम ने भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम नीलबढ़ में हुआ। बता दें कि कुल 215 करोड़ रुपए के कार्यों का सीएम शिवराज ने भूमि पूजन किया, जिसमें केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना पर 91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 60 करोड़ रुपए पीएम आवास पर, 40 करोड़ रुपए नीलबढ़ से बड़झुरी तक 4 लेन सड़क निर्माण पर और 24 करोड़ अन्य सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो उन्होंने भूमाफिया के खिलाफ भी मोर्चा खोला। मेरे बहनों और भाइयों, 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने गुंडों से। 21,000 एकड़ जमीन। गुंडे हो, बदमाश हो, दबंग हो, दादा हो, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं, छोड़ूंगा नहीं उनको। सुन ले कमलनाथ और सुन ले दिग्विजय सिंह, सुन ले कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी कमर कस ली है। इसकी एक बानगी पीसीसी चीफ कमलनाथ की घोषणाओं के रूप में दिखाई दे रही है। करीब करीब हर दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ एक ट्वीट करके घोषणा का ऐलान कर रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि 2023 में जब प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में काबिज होती है तो जो वादे कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने एक भी कार्य को पूरा नहीं किया है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। जो हमारे वचन पत्र में था उसमें वचनों का एक वचनों का पालन कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने पर होंगे। राम वन गमन हो और भी जितने भी उन्होंने होम सर्किट हो, धार्मिक सर्किट, उन पर भी कार्रवाई होगी। किसानों के कर्जे शेष रह गए उनके माफ़ होंगे। एक 100 रुपये यूनिट, 100 रुपये का वादा कायम रहेगा। किसानों को बिजली की जो रेट दिए आधी रेट, उसका पूरा पालन होगा। मध्य प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोप पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार किया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने छिंदवाड़ा सिंचाई परियोजना को लेकर कमलनाथ की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कमलनाथ के आरोपों में कोई दम नहीं है, वो बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में सिंचाई परियोजना को लेकर जो भी आरोप कमलनाथ लगा रहे हैं, ये सिंचाई परियोजना तत्कालीन कमलनाथ सरकार में भी स्वीकृत की गई थी। परियोजना के निर्माण की राशि, आपको याद होगा कि निर्माण की राशि 4,309 करोड़ की निविदा की स्वीकृति तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में 19/2/19 को उनकी बैठक में हुई थी। जो भी भुगतान हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पे हुआ है। ये मेरा सीधा आरोप कांग्रेस पे है, बेबुनियाद, निराधार और भारतीय जनता पार्टी सरकार पे लगा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए हैं। इसको लेकर राज्य में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कोरबा जिले के कापू बहरा गांव में गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीएम भूपेश वर्चुअली तौर पर जुड़े और सरकारी कार्य की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में किसानों को रागी बीज और बुजुर्गों को कंबल बांटे गए।
कार्यक्रम आपका सभी के लिए बधाई का कार्यक्रम है। ये 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार भूपेश बघेल जी का पूरा हुआ। इतने कम समय में 4 साल में 2 साल तो कोरोना काल में गया और उसके पहले मुख्यमंत्री सम्मानित भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि मेरे सरकार बनने से जनता ने हमें चुना, तो उसके लिए पहले तो उसने कर्जा माफ के बाद कहा था, कर्जा माफ कर दिया। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार जहां 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस मना रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के गौरव दिवस पर कई सवाल खड़े किए हैं। जगदलपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को अराजकता वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल जनता को छलने का काम किया है। वहीं पूर्व मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार इनके शासन में सैकड़ों घोटाले हुए और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो स्मारक है रायपुर जय स्तंभ चौक में जो बना हुआ स्काई वॉक, ये किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से इनको जनता ने नकारा। आज ये परेशान घूम रहे हैं, कभी रमन सिंह को नेता बनाते हैं, कभी अरुण साव को नेता बनाते हैं, कभी एक और नया नाम सामने आया, तो ये अपना नेता ही नहीं तय कर पा रहा है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सागर दौरे पर रहे। अपने सागर दौरे के दौरान दिग्विजय सिंह सुर्खी के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने जिले के तीनों मंत्रियों गोपाल भार्गव, मंत्री भूपेंद्र सिंह और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत पर जमकर निशाना साधा। इधर राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने दिग्विजय के चुनाव वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की तुलना एक प्रवासी पक्षी से की है कि जब चुनाव आते हैं दिग्विजय सिंह दौरा करने लगते हैं। साथ ही मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि कांग्रेस में अब कुछ भी बचा नहीं है। जिले के 3 सीटें रहली, खुरई और सुर्खी से दिग्विजय सिंह ने चुनाव जीतने की बात कही है, लेकिन चुनाव जीतने नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही रहेंगे। गोपाल भार्गव जी ज्यों के त्यों लगातार कांग्रेस टाइम में विधायक बनते रहे और अभी विधायक बन रहे। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब उनका फोकस खुरई और सुर्खी में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 साल जब सरकार रहते हुए व्यर्थ चले गए, तो यहाँ अपनी ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च ना करें। परिणाम अच्छे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। मध्य प्रदेश में फिल्म पठान को लेकर बवाल जारी है। प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के लिए एमपी में फिल्मकारों का स्वागत है। ये प्रदेश फ्रेंडली स्टेट है और रहेगा। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने मदरसों की पठन सामग्री को लेकर आपत्ति जताई और सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वो मदरसों की पठन सामग्री की स्क्रूटनी करवा लें। किसी सेट पर कोई उपद्रव नहीं होगा, सभी का स्वागत है और फ्रेंडली स्टेट है, थी और रहेगी। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून और प्रशासन बेहद सख्त है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां एक बार फिर आफ्ताब नाम के युवक पर अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से प्यार का नाटक करने का मामला सामने आया है। लेकिन जैसे ही युवती को आफ्ताब का असली नाम और धर्म के बारे में पता चला तो आफ्ताब ने युवती को डराया और धमकाया। साथ ही कहा कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे भी टुकड़े करके जंगल में फेंक दूंगा। जिसके बाद युवती ने अपने भाई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से शिकायत की। मामले का पता चलता ही युवती के भाई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।
इंदौर में युवती के साथ छेड़खानी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र का है, जहां नेहरू स्टेडियम में एक युवक कई दिनों से एक युवती को बहला फुसला रहा था और स्टेडियम में आने वाले कुछ लोग कई दिनों से आरोपी युवक की हरकतों को नोटिस कर रहे थे। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस का कहना है कि युवक कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। युवक का नाम अखलाक बताया जा रहा है। पुलिस छेड़खानी समेत लव जिहाद एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। एक प्रकरण में अभी जांच चल रही है, जिसमें एक युवती को संदिग्ध स्थिति में कुछ लोगों ने रिपोर्ट की थी, जिसमें युवती द्वारा बताया गया कि उसको जब वो कोचिंग के लिए आती थी तो उससे किसी युवक से मुलाकात हुई, उससे उसको बहला फुसला कर कुछ गलत करने के लिए दबाव बनाया था। उस पर प्रकरण दर्ज कर अभी विवेचना की जा रही है। जो पीछा करना, बहलाना फुसलाना, छेड़खानी और लव जिहाद। सीहोर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने निश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रैली निकालकर विधायक सुदेश राय के कार्यालय पहुंचकर नियमितीकरण की प्रमुख मांग को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विधायक राय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर मांगों के संबंध में विस्तार से चर्चा करने की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं चरमराने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ये हमारी अभी 7 दिसंबर से हमारी एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो घोषणा हुई, चरणबद्ध आंदोलन की जो घोषणा हुई है, जिसमें कि आज 15 तारीख से हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी जो मांग है नियमितीकरण को लेकर है। लगातार हम 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि मध्य प्रदेश में एक द्वेषपूर्ण, भेदभावपूर्ण व्यवस्था जो जारी है संविदा, उसको हम समाप्त करके सभी को नियमित करेंगे। और उन्होंने इसके लिए वचनबद्ध हुए थे, प्रतिबद्ध लिया था कि हम इसको समाप्त करने वाले हैं। तो उन्हीं को हम पूरा स्मरण कराने के लिए और उनके जो वचन है उसको पूरा करने के लिए हम सब एकत्रित होकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जा रहे हैं। उमरिया में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं, जिसके चलते जिले की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। वहीं हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बता दें कि हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मियों को दूसरे संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। रेगुलर कर्मचारी इनका संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि विगत कई वर्षों से हम भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कुछ भी नहीं सुन रहा है। इनको 1/4 चौथाई मतलब 1/4 सैलरी में इनको काम कराया जा रहा है, दिन रात काम कराया जा रहा है। इनका अपना परिवार में भी ये लोग अपना समय नहीं दे पाते, इतना सारा काम इन लोगों से कराया जाता है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से हुआ। लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर मतदाताओं में वोटिंग को लेकर पोलिंग बूथ पर खासा उत्साह देखा गया। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पहले चरण में 156 नगर पालिका क्षेत्रों के लिए वोटिंग की गई। इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत शामिल हैं। आयोग की ओर से पहले चरण में 3346 वार्डों में चुनाव कराया जा रहा है। वोटिंग के दौरान बिहार के कुछ पोलिंग बूथों पर हंगामा होने की खबर है। मधेपुरा में नगर निकाय चुनाव के मतदान के क्रम में मुख्य पार्षद पद के 2 प्रत्याशी के पति आपस में भिड़ गए। इसमें एक प्रत्याशी के पति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के दौरान किशनगंज में भी हंगामा देखने को मिला है। भारतीय नौसेना बेड़ी की ताकत में इजाफा हुआ है। हिंद महासागर के प्रहरी के रूप में भारतीय नौसेना को INS मोरमुगांव युद्धपोत को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सौंपा गया। साफ जाहिर है कि INS मोरमुगांव युद्धपोत के इंडियन नेवी में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत निश्चित रूप से बढ़ी है। भारत में निर्मित शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक INS मोरमुगांव नौसेना को मिला है। पश्चिमी तट पर स्थित गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया स्टील्थ गाइडेड मिसाइल
मिसाइल विध्वंसक का आज दूसरा युद्धपोत का जहाज है ये, और परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध में सक्षम मोरमुगाव युद्धपोत है, जो समुद्री सीमा की रक्षा के साथ ही चीन के लिए काल साबित होगा। इस युद्धपोत दूर संवेदी उपकरणों, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे हथियार प्रणालियों से लैस है। INS मोरमुगाव युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन है। इसे भारत द्वारा निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में से गिना जा सकता है। इस पोत की विशेषता ये भी है कि पोत को शक्तिशाली 4 गैस टरबाइन से गति मिलती है। ये युद्धपोत 30 समुद्री मील से ज्यादा की गति चलने में सक्षम है। INS मोरमुगाव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। इसमें इसराइल का रडार MF स्टार लगा है, जो हवा में लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगा सकता है। 127 मिलीमीटर गन से लैस INS मोरमुगाव 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस पर AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम लगा है, साथ ही एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है, जो इस युद्धपोत को आधुनिक और खास बनाता है। खबर बिहार से, जहां के बेगूसराय के बूढ़ी गंडक नदी में पुल 2 हिस्सों में टूटकर गिर गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उस वक्त कोई आवाजाही नहीं थी, नहीं तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। इस हादसे से करीब 20,000 लोग प्रभावित होंगे। खासतौर पर किसानों को इससे ज्यादा नुकसान होगा। मामला साहेबपुर कमाल प्रखंड का है, जहां रहुआ पंचायत और विष्णुपर आहोक पंचायत के बीच ये पुल बना हुआ था। 2 दिन पहले ही इसमें दरार की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर विशेष टीम जांच कर रही थी। 5 साल पहले इस पुल को करीब 13.5 लाख में तैयार किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। 23 फरवरी 2016 में इसके बनाने की शुरुआत हुई थी, जो 1 साल बाद 22 अगस्त 2017 में तैयार हो गया था। बात शाजापुर की करेंगे, जहां शाजापुर जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर एक ही दिन में 13,75,000 की राशि जमा की गई और उसे शाजापुर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम समारोह में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के कमांडर और भूतपूर्व सैनिकों को सौंप दिया गया। कलेक्टर दिनेश जैन के मुताबिक सैनिक कल्याण बोर्ड उज्जैन से 2,75,000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके बदले शाजापुर जिले के सभी नागरिक, जनप्रतिनिधियों और साथी कर्मचारियों ने एक ही दिन में 13,75,000 की राशि जमा कर दी। ये राशि युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिक शहीदों के परिवारों को, पुनर्वास, सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में, जैसा कि कमांडेंट साहब ने बताया है कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस यही है कि जो हमारे देश के सेना हैं, उसके जो भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार हैं, उनके लिए राशि एकत्रित की जाती है और लोगों ने भी भरपूर सहयोग देते हुए शाजापुर जिले के नागरिकों ने लक्ष्य से 5 गुना 13,75,000 तो अभी तक हम लोग आज जो ड्राफ्ट दिए गए हैं वो दे चुके हैं। कूनो अभयारण्य की कूनो नदी में घड़ियाल छोड़े जाने वाले हैं। चीतों के बाद अब पर्यटक घड़ियाल देखने भी कूनो अभयारण्य आ पाएंगे। चंबल के घड़ियाल अब कूनो अभयारण्य की कूनो नदी में भी पर्यटकों को दिखाई देंगे। कूनो अभयारण्य में चीतों के बाद अब घड़ियाल की दस्तक होने जा रही है। मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल अभयारण्य केंद्र से 50 घड़ियाल कूनो नदी में विचरण के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह तक छोड़ दिए जाएंगे। विलुप्त प्राय भारतीय जलीय जीव घड़ियाल के संरक्षण और संवर्धन का कार्य मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल केंद्र पर 4 दशक से किया जा रहा है। चंबल नदी में जो अभी 2022 की गणना हुई थी, उसमें 2176 घड़ियाल पाए गए थे और जो हमारा देवरी इको सेंटर है, उसमें हम हर साल लगभग 200 अंडे कलेक्ट करके लाते हैं और करीबन 1.2 मीटर की उनकी लेंथ होने तक उनको यहाँ पे पाला जाता है। उसके बाद हम अलग अलग जगहों पर उन्हें विमोचित करते हैं। इस साल लगभग 180 घड़ियाल हम चंबल के अलग अलग स्थानों पर विमोचित कर रहे हैं। रतलाम जिले में एक विवाहिता के साथ दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जब गांव के 8 लोगों ने महिला को रस्सी से बांधकर बंधक बनाया, विवाहिता पर लात घूंसों से बौछार कर दी। दरअसल तारागढ़ गांव की रहने वाली विष्णुबाई अपने प्रेमी के साथ पति को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसे पुलिस पकड़कर लाई। बावजूद इसके विष्णुबाई अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही थी और उसे छोड़कर फिर से चली गई। महिला का पति थानू लाल और उसके परिवार के सदस्यों ने गाँव को छोड़ दिया। ऐसे में अपने पति के खाली मकान में ताला तोड़कर विष्णुबाई घर में रहने लगी, जिस पर गाँव के ग्रामीणों ने आपत्ति भी जाहिर की। इसकी खबर महिला के पति थानूलाल को भी मिली और मौके पर आकर विष्णुबाई को बंधक बनाकर लोगों के साथ मारपीट की। इधर घायल विष्णुबाई को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया
कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला मरीज को रतलाम के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 326, 342, 294, 506 और 34 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर पुलिस ने लापता हुई बच्चियों को ढूंढने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 दिन के भीतर 7 बालिकाओं के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जिले के काला पीपल, सलसलाई, लाल घाटी और कोतवाली थाने में बच्चियों के गुमशुदगी के मामले दर्ज थे, जिस पर जांच करते हुए पुलिस ने छापेमारी की तो कुछ बालिकाओं को गुजरात के कई जिलों से बरामद किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से खोजी गई बच्चियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 7 अपराध जो बालिकाएं थी उनको अलग अलग जगह से विवेचना टीम भेज के दस्तयाब कराया गया है और उसमें गुजरात और अन्य जो ज़िले हैं उन ज़िलों में भी पुलिस टीम अलग अलग गई है और पुलिस दिन रात उधर रुकी और वहाँ पर पतारेसी की और पतारेसी करने के बाद उनको अपने कस्टडी में लिया और 7 अपराध जो बालिकाएं थी और उनसे संबंधित प्रकरणों के आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले के ग्राम चिरंगा में खुलने वाले मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट को लेकर ग्रामीणों का पुरजोर तरीके से विरोध सामने आ रहा है और वहीं ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को अपनी समस्या बताने के लिए गांव बुलाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई गई है। दरअसल चिरंगा में 800 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत से खुलने वाले मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जब तक जान रहेगी तब तक लड़ते रहेंगे। समस्या हमारे रही कल मंत्री साहब आए रही हमारे गाँव में साइकिल वितरण करे तो कुछ समस्या लेके हम जाए रहे तो हमारे बात नहीं सुनी। अमरजीत भगत क्षेत्रीय विधायक जी हैं और हम 3 साल से रो थी और वो रोई ला हमारे नहीं सुना थे तो हम सुनाए बर जा रहे तो हमारे बात नहीं सुनी और उमन भाई जी तो ओकरे चलते हम आज फिर जगह बैठे ही और सरकारी कर्मचारी मन है जैसे SDM है ये मन कहीं कि हम बुलाएंगे एक बार तो फिर SDM मन भी आई नहीं है तो फिर आश्वासन दही है कि हम बुलाबो। फिर हम तो जो जमीन के जो मामले हैं जो गांव वालों ने हमको सूचना दी थी कि 1-2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जिस पर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वो फर्जी तरीके से हुई है तो उसकी जांच के लिए मैं राजस्व अमले के साथ आया हुआ हूँ। बात सरगुजा की करेंगे जहां खनिज विभाग एक्शन में दिखा और सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर 50 टन से अधिक कोयले को जब्त किया। बता दें कि लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुमगरा के खाल कछार में अवैध रूप से गड्ढे खोदकर कोयले का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था, जहां सूचना के बाद सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और 50 टन से ज्यादा खोदे गए कोयले और अवैध गड्ढों को JCB मशीन द्वारा मिट्टी डालकर पाट दिया गया। साथ ही निकाले हुए कोयले को जब्त कर कुछ कोयले के ढेरों को आग लगाकर नष्ट किया गया। ये लखनपुर का गुमगरा एरिया है। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से खनिज विभाग संयुक्त रूप से अवैध उत्खनन कोयले की शिकायत मिलने पर यहाँ कोयले का जब्ती तथा जो गड्ढा हुआ है उसको भर दिया है तब कोयले को नष्ट कर दिया जा रहा है। बड़वानी के कुंदन नगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पहले हत्यारे पति ने अपनी पत्नी के साथ हाथ साड़ी से बांधे और फिर कुल्हाड़ी से वार कर रात में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी चरित्र शंका को लेकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। वहीं सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये रात्रि सुबह 12:30 बजे घटना है। पुलिस को सूचना मिली कि कुंदन नगर बड़वानी में हत्या की वारदात हुई है। हम लोग तत्काल मौके पर वहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर हमने देखा कि एक महिला जिसका नाम लीला पति देवन गुजर 40 वर्षीय है, उनकी किसी ने दादा हत्या से हत्या कर दी है। बात उज्जैन की करेंगे, जहां कुत्ता काटने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पीड़ित राजेश मालवीय के मुताबिक एक दिन पहले उसके पापा को पास में रहने वाले आनंद के कुत्ते ने काटा था, जिस पर नाराजगी जताने पर 6 से ज्यादा लोगों ने उसके घर पर आकर हमला कर दिया, जिससे परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।
पहले का विवाद था, पीछे का जो जमीन थी उसका तो 2 फीट जगह थी, तो 2 फीट जगह भी दी थी, चद्दर भी हटा दी। उसके बाद में मैंने मारा कुटी करी। और कल पापा कुत्ते ने काट दिया, बोलने गए तो उसकी औरत, आनंद की औरत ने इनका सबको बुला के फिर सुबह झगड़ा कर रहा, तो बोला तुम्हारा आदमी, उनको बोला, फिर मारा कुटी चालू कर दी इनने 5-6 आदमी ने। छिंदवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक बेकाबू हाईवा तेज रफ्तार में जा रहा था और इस दौरान हाईवा के ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर अपना संतुलन खो दिया और चंदन गांव के पास हाईवा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान बेकाबू हाईवा की चपेट में 2 पहिया वाहन चालक आए और दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही मौके पर कलेक्टर समेत पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और इस दर्दनाक हादसे को अंजाम देने वाले हाईवा के आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हाईवा को भी जब्त कर लिया। बेसिकली हमारे चंदनपुर में जो है वो ट्रक के द्वारा एक हादसा हो गया। उसमें अनफॉर्चुनेटली 6 लोग जो है अफेक्ट हुए। अनफॉर्चुनेटली 3 लोग की उसमें डेथ हो गई है। 3 लोग अभी हमारे पास हॉस्पिटल में है। हमारे डॉक्टर्स लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं एंड इन 3 लोगों को अच्छे से ध्यान रखा जाए। जगदलपुर में महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में जैन श्वेतांबर समाज की महिला विंग ने आनंद मेले का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य समाज में मेल मिलाप और समरसता को मजबूत करना है। वहीं इस मेले में बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए कई गेम्स भी रखे गए। वहीं इस मेले में लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। फीफा वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला होगा। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस और मेसी की टीम अर्जेंटीना इस मुकाबले में भिड़ेंगी। दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 2 बार ये खिताब जीता है। अर्जेंटीना को 36 साल से ट्रॉफी का इंतजार है। आखिरी बार टीम ने डिएगो मैराडोना की कप्तानी में 1986 में वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद से अर्जेंटीना इस ट्रॉफी को नहीं उठा सका है। दूसरी तरफ फ्रांस ने 1998 और 2018 में वर्ल्ड कप जीता। और इसी के साथ 25 मिनट 25 खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।